हाँ बच्चों, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 14 इवोल्यूशन में। जो लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 13 में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म जो हमने स्टार्ट किया था, आज उसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसी को हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसमें जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म में हमने बताया था आपको कि एक तो उसमें वेरिएशन का सोर्स चाहिए, जो कि वेरिएशन का जो है जो मेजर सोर्स होता है, जो प्राइमरी सोर्स होता है, वो आप जानते थे क्या होता है, म्यूटेशन। पर म्यूटेशन के अलावा ये प्राइमरी सोर्स होता है वेरिएशन का। इसके अलावा कौन हो सकते हैं वेरिएशन सोर्स? जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो। जीन फ्लो को ही हम क्या कहते थे, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों हो सकता था। और एक हमने बताया था कि जो मॉडर्न कंसेप्ट में वेरिएशन लाया जा सकता है किसके थ्रू, जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू। मैं आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट जो था, जो सैंपलिंग एरर था ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, उसके बारे में बता गया था। क्योंकि ये जब कभी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो सैंपलिंग एरर काम करता है तो उससे क्या होता है कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, ठीक है, बाय चांस प्रोसेस, ये हमने बताया था। और ये जो इसका इफेक्ट जो विजिबल है वो किसमें होता है, स्मॉल पॉपुलेशन। क्योंकि ये आप जानते हो इंडिविजुअल्स लिव करते हैं, ब्रीड करते हैं, फीड करते हैं, बट पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। इवॉल्व कौन करता है, पॉपुलेशन। तो आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उसके मुताबिक पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। पॉपुलेशन का मतलब होता है जीन पूल, यानी ऑल दी अलील्स ऑफ जीन्स ऑफ ए पॉपुलेशन, उसमें चेंजिंग आते हैं। और वो जो चेंजिंग आते हैं, ऐसे कई चेंजेस जब इकट्ठे हो जाते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिटेड होते हैं, तो एक टाइम भी पीरियड वो आता है कि एक नया स्पेसिएशन इवॉल्व हो सकता है, या मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक बात है, ओके। तो उसमें जो वेरिएशन लेने का काम कौन करेगा, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिव, हालांकि और भी माइनर हो सकते हैं, पॉलीप्लॉइडी, मैंने कहा था आपसे, एक्सपोजर टू द रेडिएशन हैजार्ड्स, उससे भी। पर मेजर जो होते हैं प्राइमरी काज तो यही है, ये मैंने बताया था आपको, जो प्राइमरी जो काज करता है वेरिएशन का, प्राइमरी काज। जो म्यूटेशन का रोल आप जानते हो, सबसे पहले किसने बताया था, म्यूटेशन साल्टेशन का रोल जो है जो डीवीज ने बताया था, ठीक बात है। उसके बाद में ये तो मैंने बता दिया था। तो उस पॉपुलेशन में जो चेंज आएंगे वो चेंज आगे को जाने चाहिए। जब आगे को जाने चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, उस पर कौन काम करेगा, नेचुरल सिलेक्शन। और सेकंड पॉइंट में कौन है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मैंने खूब पढ़ाया आपको, आप जानते हो जो नेचर, क्योंकि ये एक सेंट्रल फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है ऑन दी इवोल्यूशन। जो भी वेरिएशन आए थे, जो भी चेंजिंग आए थे इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस में, वो आगे जाएंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। किसके थ्रू जाएंगे, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है, थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। जो मैंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से, जो पहली जनरेशन 1/10 वेरिएंट आ गए और उन्होंने क्या है कि 3 ऑफस्प्रिंग छोड़े और दूसरे में नॉन वेरिएंट ने सिर्फ 1 छोड़ा, उसके थ्रू मैंने डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन दिखाया था आपको। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन है ना। और ये नेचुरल सिलेक्शन भी कितना होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है, आपने देखा था। एक नेचुरल सिलेक्शन था स्टेबलाइजिंग, और दूसरा था डायरेक्शनल, और तीसरा था डिसरप्टिव। तो आपने देखा था जो स्टेबलाइजिंग था उसमें कोई भी नई वेरिएशन आ रही थी, कोई न्यू वेरिएशन आई, तो उसको रिजेक्ट किया जा रहा था,
बल्कि उसमें सिलेक्ट एवरेज ग्रुप किया जा रहा था। तो ये एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन था, ये आपको बता चुका हूं। डायरेक्शनल जो सिलेक्शन था, नेचुरल सिलेक्शन था, उसमें आपने देखा था जो वेरिएशन आ रही थी, एक पार्टिकुलर काइंड की वेरिएशन को सिलेक्ट किया जा रहा था और उसको थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन आगे जनरेशन में पहुंचाया जा रहा था और धीरे धीरे वहां भी वो स्टैंडर्ड फीचर हो गई थी। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एग्जाम्पल था, पेपर्ड माउथ का इसी के एग्जाम्पल था। रेप्लिका प्लेटिंग जो एक्सपेरिमेंट था लेडरबर्ग का, जो उन्होंने माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी किया था, वो इसी का एग्जाम्पल था। डीडीटी, बीएससी रेजिस्टेंट मॉस्किटो या अदर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी जो थी इंसेक्ट की, वो भी डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल थे बच्चों। एक है डिसरप्टिव, ये ऐसा नेचुरल सिलेक्शन था जिसमें एक जो है होमोजाइगस पॉपुलेशन दो में मेजर में ब्रेक हो गई थी और जो एक्सट्रीम जो वेरिएंट थे वो दोनों सिलेक्ट किए थे किसी फायदे के लिए। तो उसने पॉलीमॉर्फिज्म को लीड किया था इन द पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, तो वहां मैंने जो है सेल पैटर्न इन दी लिम्फेट भी दिया था, सनफ्लावर की जो स्टडी की थी जो स्टीवेंस ने जो कैलिफोर्निया वैली में, वो बताया था। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और बताता हूं। देखिए आप, अफ्रीका के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है वो होती है HbA, ठीक है। और जो सिकल सेल एनीमिया की होती है वो कौन सी होती है? HbA और HbS, ये सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम जो कहते हैं हीमोग्लोबिन एस, ये हीमोग्लोबिन ए होती है। ए जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मली हमारे ब्लड में 95% की होती है, और ये कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन एस कहते हैं। तो ये दोनों, ये जीन जो है ये कैसा है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है नीचे वाली, और ऊपर वाली कंडीशन की है ए, ये कौन सी है? होमोजाइगस कंडीशन। अफ्रीका के अंदर एक जो डिजीज होती है आपको बताऊं, फैल्सीपैरम मलेरिया, जिससे फैल्सीपैरम यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो प्रोटोजुआ है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया काज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसे एस्टो आटमल मलेरिया भी कहते हैं। ये मलेरिया सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया है बेटा, बताऊंगा। इस मलेरिया की खास बात क्या होती है? अफ्रीका के अंदर ये खूब होता है, तो उसमें क्या होता है? डेथ रेट कम हो, जिन पर्सन के अंदर ये जीन मिलता है हीमोग्लोबिन एस वाला ये, तो उसमें ये मलेरिया जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसी जो जनसंख्या है या पॉपुलेशन है वो मैलिग्नेंट मलेरिया से बच जाती है। तो ये उसको, उस ऐसी जनसंख्या को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उसको जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया नहीं होगा, तो उन्हें फायदा हुआ। पर नुकसान क्या होगा उनको, पर्सन को, कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उनकी कम होती है, क्योंकि यहाँ जो हीमोग्लोबिन जो है यही वाला ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, ये नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये जो सिकल सेल हो जाएगी ऐसी आरबीसी, तो ये क्या नहीं लेके जा सकती? ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकती, क्योंकि इसकी जो शेप है वो सिकल होती है तरह की, जिससे जो है गेहूं काटे जाते हैं, चावल काटे जाते हैं, व्हीट एंड राइस की जो क्रॉप को हम काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं जब, तो उसके लिए। तो नुकसान ये है कि ऑक्सीजन कम कैरी करेगा ऐसा ब्लड। फायदा ये है उनको क्या नहीं करेगा? फैल्सीपैरम मलेरिया नहीं होगा अफ्रीका में। तो हो क्या गया? इसको क्या कहते हैं? बैलेंसिंग हीटेरोजाइगोट, बैलेंसिंग हीटेरोजाइगोट। तो ठीक है, वहां नुकसान हुआ, पर वो नुकसान की भरपाई, ऑक्सीजन कम कैरिंग की भरपाई क्या हो गई कि उनको मलेरिया नहीं हो रहा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा है अफ्रीका के अंदर ये मलेरिया, फैल्सीपैरम मलेरिया। इसको फैल्सीपैरम मलेरिया भी कहते हैं स्पीसीज के नाम पर। असल में तो ये है बैलेंसिंग हीटेरोजाइगोट। पर इसका नतीजा क्या आया? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी होमोजाइगोसिटी के साथ में हीटेरोजाइगोसिटी भी है, तो ये क्या हो रही है? पॉलीमॉर्फिक, मोर देन वन काइंड ऑफ द जीनोटाइप। तो इसने लीड किया पॉलीमॉर्फिज्म को। आगे बात समझ में? तो किसी चीज के कुछ फायदे हैं तो किसी चीज के कुछ नुकसान है। ठीक बात है, ओके।
तो ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट है मैं आपको बताऊं, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। अब है एक रोल है आइसोलेशन का। किसका है? आइसोलेशन का। आइसोलेशन रोल किसका है बेटा? आइसोलेशन। आइसोलेशन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर किसी पॉपुलेशन में कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई जीन को वहां पर, अच्छा, और बाकी जो इंडिविजुअल हैं और वो क्या हो, उनमें मेटिंग बरकरार रही। जब उनमें मेटिंग बरकरार रहेगी तो जो भी नई जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई थी वो परसिस्ट नहीं कर पाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो वो क्या होना चाहिए, जिनमें वेरिएबिलिटी आई है वो आपस में ब्रीड करें, यानी नॉन वेरिएंट के साथ ब्रीड नहीं करें। तो नॉन वेरिएंट के साथ जब ब्रीड करते हैं तो जो भी नई वेरिएबिलिटी आई थी, जो भी नया चेंज आया था, वो एलिमिनेट हो जाएगा बाय जीन कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशंस, बाय शफलिंग एंड बाय द रीशफलिंग। इसलिए ये जरूरी होता है कि उनके बीच में जो वेरिएंट है उनके बीच में रहे। तो इसलिए वो जो पॉपुलेशन है वो ब्रेक डाउन हो जानी चाहिए, या उनमें वेरिएंट और नॉन वेरिएंट के बीच में क्या होना चाहिए, ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि जो न्यू जीनोटाइप है वो यूं बरकरार रह सके। दैट मस्ट रिमेन बी एस्टैब्लिश्ड, दैट शुड नॉट बी द एलिमिनेटेड। इसलिए आइसोलेशन जरूरी है। आइसोलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आइसोलेशन का क्यों रोल होता है? बिना आइसोलेशन के अगर खाली म्यूटेशन हो जाए और नेचुरल सिलेक्शन काम करे तो क्या हो जाएगा कि वो इवोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि जो नई चेंज आई थी वो तो आपस में ब्रीडिंग होकर के, रैंडम मेटिंग में होकर के रिमूव हो जाएगा। कोई भी नया जो आगे जाकर के वो जीन्स, जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है, वो तो अक्यूमुलेट हो नहीं पाएंगे। तो आइसोलेशन का जो रोल था, इस रोल को टी डॉब्जनस्काई ने बताया था। डॉब्जनस्काई ये था इसका रोल, जो मैंने कही क्या मॉडर्न थ्योरी में टी डॉब्जनस्काई का रोल होता है। इसने जो है अपनी जो किताब लिखी थी जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है उनका रोल बताया है। एक्चुअली बताऊं, जो आइसोलेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन दी पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड और ब्रेक इनटू दी स्मॉलर यूनिट्स, व्हेन दी पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड, या आप इसको ब्रेकअप भी कह सकते हो, ब्रेकअप इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब आप वो स्मॉलर यूनिट में क्यों ब्रेकअप की गई है, तो मैं आपको बताता हूं उसका जो स्मॉलर ब्रेकिंग का, सो दैट दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर, सो दैट वेरिएंट्स एंड नॉन वेरिएंट्स कैन नॉट breed each among themselves, इसलिए क्या होगा, जो वेरिएंट नई वेरिएशन आई वो यूं बरकरार रहेगी, तो आपस में वेरिएशन आगे चलती जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ और परपिचुएशन ऑफ हेरिडिटरी जीन्स, या जो जेनेटिक मेकअप में जो चेंज आया है, जेनेटिक मेकअप में चेंज आया उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। दैट जेनेटिक मेकअप में जो चेंज आया दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड, और वो ऐसे ही बहुत सारे जेनेटिक चेंज जब उसमें चलते चले जाएंगे तो एक टाइम वो आएगा कि नया स्पीशीज बन जाएगा, या मोर देन वन स्पीशीज बन जाएंगे। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होता है कि हेरिडिटरी कंजर्वेशन ऑफ जीन्स, जो पहले वाले थे वो नहीं होंगे, पुराने वाले जीन एस्टेब्लिश नहीं होंगे, नए जीन एस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में क्या नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो इस काम के लिए ये ब्रेकिंग, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ेगा जो आइसोलेशन में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, ठीक है ना। आइसोलेशन में रोल किसका होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
आपको बताऊं आइसोलेशन दो प्रकार के होते हैं वैसे। एक होता है एलोपैट्रिक आइसोलेशन और एक होता है सिम्पैट्रिक। एलो का मतलब होता है डिसिमिलर या अदर, यानी एलोपैट्रिक का मतलब है ऐसा आइसोलेशन जिसमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। कैसा है? जियोग्राफिकल, यानी जो रिलेटेड स्पीसीज हैं या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं या जो दो स्पीसीज हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में हैं। जब अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में हैं तो आप जानते हो उसमें इसका मतलब क्या है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। और जब जियोग्राफिकल जैसे कोई बहुत बड़ा हिमालय पर्वत बीच में आ गया या रिवर आ गई बहुत बहुत बड़ी, तो क्या हो जाएगा? अपने आप जब वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होगा तो अब जब वो मेटिंग नहीं होगी तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो अपने आप हो जाएगा ना। एलोपैट्रिक में दोनों प्रकार के आ गए, जियोग्राफिकल भी आ गया और रिप्रोडक्टिव भी आ गया। एलो मतलब डिसिमिलर एरिया, यानी इसका मतलब जो इंडिविजुअल रह रहे हैं उनका एरिया सेम नहीं है, अलग अलग एरिया में ऑक्यूपाई की हुई है उन्होंने अलग अलग एरिया ऑक्यूपाई किए हुए, डिफरेंट एरिया ऑक्यूपाई किए हुए, यानी उनमें जियोग्राफिक आइसोलेशन है। तो जियोग्राफिक आइसोलेशन के कारण क्या हो रहा है? उनमें क्या नहीं हो पा रही? मेटिंग नहीं हो पा रही, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अपने आप हो गया। सिंपैट्रिक आइसोलेशन का मतलब होता है कि वो एक ही एरिया में है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और सेम स्पीसीज और सिबलिंग स्पीसीज वो सभी एक ही एरिया में हैं, पर हो क्या रहा है? somehow in them there is no reproduction, यानी उनमें एरिया तो सेम है तो उनमें क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है somehow। कैसे भी चाहे वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो आपस में वो एक दूसरे से क्या नहीं कर रहे? वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, यानी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो होता है सिंपैट्रिक। तो सिंपैट्रिक आइसोलेशन से होगा सिंपैट्रिक स्पेसिएशन, इन्हीं के नाम पर सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। सिंपैट्रिक स्पेसिएशन बनता है वो इवोल्यूशन जिसमें नया स्पीसीज बनेगा, और एलोपैट्रिक आइसोलेशन से होगा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। आगे समझ में आपको? अगर कोई पूछे कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है तो आप ये कह दोगे कि भाई जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल जो बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज और टू द डिफरेंट स्पीसीज और टू द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वो अलग अलग एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं या अलग अलग स्पेसीज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके बीच में जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। तो उनमें जियोग्राफिक आइसोलेशन अलग एरिया में, तो उस एरिया में अपना उन पर अलग प्रेशर काम कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर, जीन फ्लो अलग, यहाँ पे दूसरे अलग, और वापस में इंटरमिंगल नहीं हो पाए, इसलिए वो जो उनमें जो वेरिएशन आई थी वो आगे जाके इवॉल्व हो गई इनटू द न्यू स्पीसीज में। सिंपैट्रिक में आप क्या कहेंगे? भैया एरिया तो सेम है कोई इंडिविजुअल, पर वो समहाउ एक दूसरे से क्या हो गया? वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो अननोन रीजन्स के कारण। जब वो, तो इसका मतलब उनमें क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ओनली, क्यों जियोग्राफिकल तो है नहीं, तब भी उनमें हो रहा है। वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसी होती है वो मालूम पड़ जाएगा। तो उनके बेस पे नाम है सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक बात है। अब मैं आपको बताता हूं डॉब्जन्स ने जो स्ट्रेस किया था वो एक्चुअली मैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे किया था। देखो भाई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो एलोपैट्रिक में भी है और वो जो सिंपैट्रिक में भी है, आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो उन्होंने क्या किया था, इसी को आइसोलेशन को दो चीज में बांट दिया। एक तो कर दिया उन्होंने, डॉब्जन्स ने कहा कि भाई ऐसा इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उन्होंने कहा जो इवोल्यूशन में, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है जो आइसोलेशन है, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो दो प्रकार का है, दोनों में था वो। एक तो कौन सा? प्रीमेटिंग काइंड, एक तो है प्रीमेटिंग टाइप, और दूसरा है पोस्ट मेटिंग काइंड। पोस्ट मेटिंग काइंड दो प्रकार का है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन कौन सा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मैंने कहा आपसे आइसोलेशन कौन सा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दो काइंड में मेजरली डिवाइड कर दिया। एक कौन सा? प्रीमेटिंग टाइप, और एक कौन सा? पोस्ट मेटिंग टाइप। जैसे कि नाम बताया जा रहा है, प्रीमेटिंग में ये है उनमें मेटिंग ही नहीं करने दे दी जा रही,
कोई मेटिंग उनमें होगी नहीं, वो आपस में आ भी जाए एक दूसरे के पास अलग स्पीसीज या क्लोरीनेटेड स्पीसीज, तब भी उनमें मेटिंग नहीं होगी। जब मेटिंग नहीं होगी तो कोई भी हाइब्रिड नहीं बनेगा, हाइब्रिड नहीं बनेगा। इसमें क्या हो रहा है दूसरे वाले में कि वो आ रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज आपस में मीट कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद मेटिंग के बाद में क्या है, पोस्ट मेटिंग काइंड की आइसोलेशन है। पोस्ट मेटिंग यानी उसके बाद में चाहे तो गेमेट मरेगा, चाहे जाइगोट मरेगा, या हाइब्रिड मरेगा, या हाइब्रिड ब्रेक डाउन होगा, या हाइब्रिड स्टीराइल होगा। आगे समझ में इल्म हो जाएगी। तो दो प्रकार की विधि है, तो मैं पहला लेके चल रहा हूं। पहले कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, आप इसको जब ये मैं वीडियो डालूं तो इसको आप धीरे धीरे करके सुन लेना और नोट्स बना लेना। समझ में आ रही बात आपको बेटा? क्योंकि आज इसको मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। देखिए अब आप, मैं प्री मेटिंग पे ले रहा हूं। पहले प्री मेटिंग में कई प्रकार के हो सकते हैं। प्री मेटिंग में एक तो कौन सा हो सकता है, प्री मेटिंग आइसोलेशन। एक तो क्या हो सकता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरा क्या हो सकता है, डिस्टेंस आइसोलेशन बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तीसरा क्या हो सकता है, सीजनल आइसोलेशन। चौथा क्या हो सकता है, इथोलॉजिकल ऑब्लिक साइकोलॉजिकल। इसे बिहेवियरल भी कहते हैं, बिहेवियरल आइसोलेशन। पांचवा कौन सा हो सकता है, मैकेनिकल आइसोलेशन। छठा कौन सा हो सकता है, फिजियोलॉजिकल। देखिए भाई, जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आप भी बाकी जानते हैं कि जो नेचुरल बैरियर हो, नेचुरल बैरियर में आते हैं माउंटेन, प्लेट्यू, उसमें क्या क्या आते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, ग्लेशियर्स, लेक्स, लार्ज लेक एक्सेट्रा। तो उनके कारण वो इंडिविजुअल आपस में दूसरे से मिल नहीं पाते। तो जब मिल नहीं पाते तो उनमें कोई भी चांस नहीं है रिप्रोडक्शन के। आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। अब मान लीजिए, आप ये मान लीजिए वैसे कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, तो आप ये बताइए, जो उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब वहां के टाइगर हरिद्वार के टाइगरों से मिलने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल बैरियर तो कोई है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उसको डिस्टेंस को कवर नहीं किया जा सकता। या आप ये कह सकते हो नॉर्थ इंडिया में है कोई इंडिविजुअल, तो वो साउथ इंडिया तक तो नहीं जाएगा चलते चलते। या सहारा बहुत बड़ा जगह है डेजर्ट, एक साइड सहारा में एक जगह कोई इंडिविजुअल है, इंसेक्ट के हैं या स्नेल के हैं, तो वहां से लेके वहां तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो वो एक डिस्टेंस भी एक इसकी रीजन हो जाता है। सीजनल आइसोलेशन का मतलब होगा दोनों का ब्रीडिंग सीजन अलग है। जैसे एक का अप्रैल में है तो दूसरे का किसमें है, जून में है। ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट। ये केस इंसेक्ट में, ये केस एम्फीबिया में बहुत प्रेवलेंट होता है और मैमल्स में भी होता है। आपने देखा था ना, एस्ट्रस साइकिल एक सीजन होता है जिसमें ब्रीडिंग सीजन में वो फीमेल रिसेप्टिव होती है। बताया था ना आपको हमने, पहला जो लेक्चर था हमारा रिप्रोडक्शन का, कि एवरी टाइम फीमेल रिसेप्टिव नहीं होती मेल के लिए, मेटिंग के लिए। वो पार्टिकुलर एक सीजन होता है ब्रीडिंग सीजन। जब उनके ब्रीडिंग सीजन में अंतर होगा तो ये भी फर्क पड़ जाएगा। एक और होता बनाना चाहो तो आप हैबिटाट एंड हैबिटाट आइसोलेशन। जैसे कोई पेड़ के ऊपर है, कोई नीचे रह रहा है, वो है, उसको कहते हैं आप जो है
ये तो सीजनल हुआ, वो इकोलॉजिकल हो जाएगा, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इसमें क्या आते हैं, हैबिट्स एंड हैबिटाट्स। जैसे कुछ तो ऐसे हैं फ्रॉग, जो कि जो पत्ते होते हैं वहां पे पानी पड़ा रहता है उसमें ब्रीडिंग करते हैं उनके एग। कुछ होते हैं जो बिल्कुल पानी में अंदर करते हैं, तो उनका जो है प्लेस अलग है, हैबिट एंड हैबिटाट्स अलग है, उसको इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। एक और बढ़ गया भाई, क्या तीसरे में ये ए था, ये तीसरे में बी हो गया, ठीक है। तो मुझे तो बेटा एक और याद आ गया, चलो कोई बात नहीं। इथोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल बिहेवियरल आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, जो सेम किस्म के जो स्पीसीज होते हैं मेल फीमेल को एक दूसरे को ऐसे उनका जो है स्टिमुलाई का इस्तेमाल करते हैं कि मेल एंड फीमेल एक ही स्पीसी एक दूसरे को पहचान लेते हैं, वो ऐसे स्टिमुलाई का इस्तेमाल करते हैं, स्टिमुलाई यूज करते हैं जिससे एक दूसरे को मेल एंड फीमेल एक दूसरे को पहचान लेते हैं, यानी अलग अलग स्पीसी बीच में मेटिंग ना हो उसलिए कि उनका पैटर्न एक सा होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ फिश ऐसी होती है जो पानी में वो एक स्पेशल किस्म का या पैटर्न का डिस्प्ले करती है जिससे मेल को मालूम पड़ जाता है हाँ उसी स्पीसीज की है, तो उसके पास आ जाता है मेटिंग के लिए। तो ये जो बिहेवियरल है या साइकोलॉजिकल इथोलॉजिकल है, इसको अगर आज की भाषा में कहूं तो ये कोर्टशिप बिहेवियर होता है, कोर्टशिप बिहेवियर। इसी को जो है लिविंग रिलेशनशिप कह सकते हो आज की भाषा में, कि मानी वो एक दूसरे के साथ साथ रहे। कुछ दिन डेटिंग कह सकते हो, यूरोपियन में डेटिंग, कि वो एक दूसरे के साथ डेट दें और घूमें। आज की ह्यूमन एनालॉजी से बता रहा हूं, और देखें कि वो आगे जाकर के कपल के रूप में फिट है या नहीं है। तो ये डेटिंग से भी किया जा सकता है। आजकल जो नया प्रोसेस चला है डेटिंग का, हालांकि इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। या इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो है शादी हुई नहीं, लिविंग रिलेशनशिप में देख लिया ठीक है, वो छोड़ दी या उसने उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा रहने लगे, उसने उसको छोड़ दिया या उसने उसको छोड़ दिया। सुशांत सिंह के केस में क्या हुआ था, यही केस तो था। तो वो इसी बता रहा हूं आपको, जो स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को, वो जो है स्टिमुलाई वो क्या है, वो बिहेवियर। या एनिमल के केस में क्या होता है, वो विजुअलाई, वो कौन सी होती है स्टिमुलाई, एक होती है विजुअल स्टिमुलाई, एक होती है ऑडिटरी स्टिमुलाई, एक होती है केमिकल स्टिमुलाई। यानी तीन किस्म की जाती है इस बिहेवियर में। विजुअल में क्या है, विजुअल में क्या है कि एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को देख करके पहचान लेना, हाँ ये मेल उसी का है, फीमेल का नहीं। जब पास में आ जाता है तो मालूम पड़ जाता है ये सेम है, विजुअल आंखों से देख करके। ऑडिटरी स्टिमुलाई, सुनने की पावर, सुनने की। जैसे इंसेक्ट होते हैं उनकी आंख नहीं है, जो कि कंपाउंड विजन है, तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, सुनने के बाद मालूम पड़ता है। आप बर्ड्स में देखिए, मेल गाना गाता है फीमेल को रिझाने के लिए, तो उस समय फीमेल सिलेक्ट करती है कौन सा मेल फिट रहेगा बर्ड्स के अंदर। आप कभी ये सिंगिंग करते हैं, बर्ड कॉन्टिनेंट में तो ये बहुत ही कैसे बहुत मजेदार बर्ड हैं, बहुत सुंदर सुंदर कॉर्ड्स की बिहेवियर करते हैं, पंख लहराते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं। तो उनमें से फीमेल को मालूम होता कौन सा बेटर है, उसको सिलेक्ट कर लेती है। तो वो जो है वो कौन से में आता है, ऑडिटरी स्टिमुलाई में। केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई में आपने नाम सुना होगा, एफआर ने दिया था फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग। तो वो जो जहां कहीं स्पाउनिंग होती है एरिया में, तो वहां पर कुछ फिरोमोन टाइप में छोड़ दी जाते हैं, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ फीमेल ने एग छोड़ दिया है, तो वो मेल भी वहीं जाकर के स्पाउन कर देता है। दूसरा जो होता है उसको वहां वो स्मेल नहीं आती। तो यानी कहने का मतलब जो केमिकल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, केमिकल जो रिलीजमेंट ऑफ द केमिकल। एक छोटा बच्चा भी अपनी मां को पहचान लेता है। इनिशियल केस में 4 डे ओल्ड बेबी वो फिरोमोनल एक्सक्रीशन के काम, रिलीज के काम, फिरोमोनल रिलीज, क्योंकि जो निपल एरिया हैं एक्सिलरी रीजन से वहां से फिरोमोन निकलते हैं उनमें। ये फिरोमोन की जो स्टडी है एंडोक्राइनोलॉजी में हमने खूब पढ़ाया है। तो ये सब केमिकल्स होते हैं, केमिकल एक दूसरे को मदद करते हैं पहचानने में, ये सेम स्पीसीज है डिफरेंट स्पीसीज है। ओके, अब आता है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो
जेनिटेलिया होते हैं बहुत से इंडिविजुअल्स में, जेनिटेलिया यानी मेल एंड फीमेल का, वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे बने होते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे। यानी आप जानते हो हर चाबी, एक चाबी से एक ही लॉक खुलता है ना, तो उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो मेल का जेनिटेलिया फिट आएगा ओनली इनटू द फीमेल जेनिटेलिया, क्योंकि उनका जो बनावट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस पैटर्न पे है, लॉक एंड की। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें ये ड्रोसोफिला में खूब है, ड्रोसोफिला सूडो ऑब्सक्योरा, ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, ये दो स्पीसीज हैं ड्रोसोफिला के। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को तो कीन ऑफ जेंटिस कहते हैं ना, उसी के भाई मानो आप, ये भाई बहन हैं। एक है ड्रोसोफिला सूडो ऑब्सक्योरा और एक है ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस। ये एक दूसरे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं सेक्स या रिप्रोडक्शन, पर वो हो नहीं पाता है क्योंकि दोनों के सेक्सेस में अंतर है। क्यों? इसलिए उसको कहते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। फाइनली लास्ट में आते हैं, वो है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन ये कहते हैं जब विद डिफिकल्टी सेक्सेस तो अटेम्प्ट हो जाए पर वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है पेनफुल हो। फिजियोलॉजिकल में क्या है, सेक्स तो अटेम्प्ट हो जाए विद डिफिकल्टी बट दैट वुड रिमेन द पेनफुल, बजाय प्लेजर के होने के वो पेनफुल है, तो दोबारा वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ऐसा केस इंसेक्ट में खूब होता है, तो उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होती है, जो स्वेलिंग होती है वो कई कई दिन तक चलती है, इवन वीक्स तक चलती है, इसलिए फिर वो दोबारा कभी अटेम्प्ट नहीं करते। डिफरेंट स्पीशीज, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल, क्योंकि जेनिटल ट्रैक्ट की स्वेलिंग हो जाती है दोनों ही केसेस में, या फीमेल केस में बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं। तो ये सब क्या है, प्रीमेटिव आइसोलेटिव, ठीक है, जिससे हाइब्रिड नाम है। क्योंकि स्पीसीज क्या होता है, जेनेटिकली डिस्टिंक्टिव एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड populations which are united by the bond of mating and share the common gene pool। स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होती है मेरे मुताबिक, स्पीसीज क्या होते हैं, they are the reproductively isolated and genetically distinct individuals, यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी वो रिप्रोडक्शन उन्हीं में होगा, और जेनेटिकली डिस्टिंक्टिव, उनका जीन पूल अलग किस्म का होगा। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड जेनेटिकली डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर कनेक्टेड बाय बॉन्ड ऑफ मेटिंग, यानी आपस में मेटिंग, बॉन्ड ऑफ मेटिंग, एंड देयर बाय शेयरिंग द कॉमन जीन पूल, देयर बाय शेयरिंग द कॉमन जीन पूल। कॉमन जीन पूल का मतलब उनका जीन पूल एक ही है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा था जो बदलाव आता है वो जीन पूल में आता है। आगे समझ में, जीन पूल। ओके, अब है पोस्टमेटिंग। पोस्टमेटिंग में क्या है कि जो पोटेंशियल मेट है आए एक दूसरे के पास, मीट हुए और उन्होंने मेटिंग भी की, और मेटिंग के बाद में क्या हो रहा है, मेटिंग की। अब पोस्टमेटिंग देखिए आप, आइसोलेशन। एक है गैमेटिक मोटिलिटी, दूसरी है जाइगोटिक मोटिलिटी, तीसरी है हाइब्रिड मोटिलिटी, चौथी है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, और पांचवी है हाइब्रिड ब्रेकडाउन या F2 ब्रेकडाउन। हालांकि और भी हो सकता है, हाइब्रिड इन्फीरियरिटी भी हो सकता है एक और।
इसमें हाइब्रिड इंफीरियर बनेगा, यानी बहुत ही कमजोर बनेगा। तो उसमें क्या होगा, वो जीवित ही रहता है, इसलिए किसी साथ मेटिंग नहीं कर पाएगा। फर्टाइल तो होगा पर क्वाइट इंफीरियर होगा, इसलिए मेटिंग नहीं कर पाएगा। ये होता है हाइब्रिड, इसलिए इसको मिटा देता हूँ, ये करते नहीं निकालता। गैमेटिक मोटिलिटी का मतलब है कि उनमें जो है मेटिंग हो गई और गैमेट्स रिलीज कर दिए, पर गैमेट्स क्या हो गए, इमोबिलाइज। यानी मेल गैमेट कैसे हो गए, इमोबिलाइज इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट में वो गैमेट जो इमोबिलाइज हो गया, यानी गैमेट आगे बढ़ ही नहीं रहा, नहीं बढ़ रहा, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। अगली केस में क्या है, दूसरी वाली में जाइगोटिक मोटिलिटी में क्या है कि इसमें ठीक है फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी गैमेट मोटाइल भी है, पर जाइगोट डेवलपमेंट में नहीं जा रहा, undergoing no developmental stage, no development। जब डेवलपमेंट में नहीं जाएगा, क्लीवेज नहीं होगी, क्या आगे बढ़ेगा। हाइब्रिड मोटिलिटी यानी ठीक है हाइब्रिड भी बन गया क्योंकि अलग अलग स्पीसीज का था, पर वो हाइब्रिड जिंदा ही नहीं रहा, उसकी वाइबिलिटी नहीं है। एक था हाइब्रिड इन्फीरियरिटी, यानी बना पर वो इन्फीरियर है। नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ये बहुत प्रसिद्ध एग्जांपल है। हाइब्रिड बनेगा पर वो स्टीराइल होगा, जैसे बहुत टिपिकल एग्जांपल है। ये सब कैप्टिविटी के एग्जांपल है, नीचे वाले दोनों। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता, अगर नेचुरल में आपस में मेटिंग नहीं होती, पर जू में या कहीं भी मैन मेड द्वारा ये किया जा सकता है। जैसे आप बताऊं, देखिए ये दो हैं, मेल डंकी क्रॉस विद मेयर, मेयर फीमेल कहते हैं जिसे, फीमेल हॉर्स को, फीमेल हॉर्स को मेयर कहते हैं घोड़ी, और मेल डंकी यानी एस, उसके बीच में क्रॉस होने से क्या बनता है, आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध एग्जांपल है ये, म्यूल। खच्चर जिसे कहते हैं, म्यूल जो बोझा ढोने के काम में आता है, म्यूल। इसका रिवर्स लो, रिवर्स मतलब यहां पे मेल डंकी होकर के मेल हॉर्स हो, मेल हॉर्स को क्या बोलते हैं, स्टालियन क्रॉस विद द फीमेल डोंकी, क्या बनेगी, हिंदी, HINNY, वो हिंदी है, ये रिवर्स कंडीशन में। तो ये म्यूल और हिंदी दोनों के दोनों क्या है, स्टीराइल हाइब्रिड, जो आगे जाकर के ये फर्टाइल नहीं है, तो आगे जनरेशन बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या है, ये F2 ब्रेकडाउन वो बताता हूं। ये पुरानी एनसीईआरटी में है आपके, इसमें दो है एग्जांपल जो कैप्टिविटी के एग्जांपल है। एक है लाइगर और एक है टाइगोन, ये दो हाइब्रिड हैं। लाइगर कैसे बनता है, लाइन मेल और फीमेल है इसमें टाइग्रेस, यानी टाइगर जो है वो फीमेल है और मेल लाइन है, तो इससे बनेगा लाइगर, लाइगोर, ये होगा F1। टाइगर में क्या है, इसमें एशियन टाइगर है, एशियन टाइगर यानी मेल, पैंथीरा टाइग्रिस, और फीमेल क्या है यहां पे, लायनेस, तो उस समय क्या होगा, टाइगर। लाइगर में यार ER भी हो सकता है, वो टाइगर, ठीक है टाइगर। ये दोनों ही F1 है, दोनों कैसे हैं, फर्टाइल, ठीक है। पर प्रॉब्लम कहां है कि यहां तक ठीक है फर्टाइल है, अगर ऐसे जो है टाइगोन है, टाइगोन ये फीमेल ही हमेशा ब्रीड करेंगी, यानी ऐसी फीमेल को अगर क्रॉस किया जाए किससे, टाइगर से, तो उस समय जो F2 है वो नहीं बनेगा, वो स्टीराइल वाले F2 नहीं बनेंगे, उसको कहते हैं F2 ब्रेकडाउन।
या हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड ब्रेकडाउन या उसको कहते हैं F2 नहीं बनेगा। ये तो हो गए हमेशा फीमेल ही क्रॉस, ऐसे यहाँ पे कौन सी होगी F1 कौन सी होगी, ये फीमेल लिया जाएगा और यहाँ मेल लिया जाएगा, कौन सा मेल लिया जाएगा लाइन, जैसी फीमेल और लिए जाए इसमें आएगा लाइन, लाइन से क्रॉस किया है तो F2। तो ये जो F2 हैं ये ब्रेकडाउन यानी क्या होंगे स्टीराइल, ये क्या होंगे स्टीराइल, ये स्टीराइल होंगे, इसको कहते हैं F2 ब्रेकडाउन। आगे बात समझ में, इसको F2 ब्रेकडाउन कहते हैं। तो इसी के साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि ये ओवरऑल क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, किसको लिए रिक्वायर्ड थी, ये कैसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म था जिसमें म्यूटेशन रिक्वायर्ड था, यानी जो इसमें जो इवोल्यूशनरी एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। और आगे मैं एक बात बोलता हूं बस आप देखिए इसको मिटा करके, कौन कौन से इवोल्यूशनरी एजेंट हैं जो कि काम कर रहे हैं इन द पॉपुलेशन में। वो पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए, जेनेटिकली वेरिएबल, वेरिएबल होनी चाहिए। वो जेनेटिकली वेरिएबल को कैसे होगी, उस पर इवोल्यूशनरी एजेंट कौन से हैं, उसमें इवोल्यूशन एक तो उसमें जो यानी इवोल्यूशन के लिए किसी पॉपुलेशन पर जब वर्क करेगा तो इवोल्यूशनरी एजेंट कौन कौन से हैं, एक तो म्यूटेशन, दूसरा है जीन कॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, मेटिंग कैसी चाहिए थी, रैंडम चाहिए थी ना, और मेटिंग कैसी हो जाए, अगर सिलेक्टिव हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये 1 2 3 4 5, और साथ में पॉपुलेशन के बीच में क्या होना चाहिए, आइसोलेशन भी होना चाहिए। ये सब काम होंगे तो क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल है उसमें रहने वाले, उस जनसंख्या में पॉपुलेशन रहने वाले, वो इवॉल्व कर जाएगी किसमें, न्यू स्पीसीज। इसमें मेन फोर्स कौन है, मेन ड्राइविंग फोर्स है नेचुरल सिलेक्शन, और वेरिएशन का मेन काज है म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन होने के बाद वो पॉपुलेशन में होने के बाद वो सेपरेट होनी चाहिए यानी आइसोलेशन। इसलिए मैंने तीन चीज ली थी, एक तो क्या था वेरिएशन, वेरिएशन के ये कार्य हो गए थे चारों, एक दूसरा लिया था नेचुरल सिलेक्शन और एक आइसोलेशन, इनका रोल होता है ना। अब आपके लास्ट टॉपिक पर चला वो है हार्डी-वीनबर्ग लॉ या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। आप ये देखिए अब जो है इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो क्या कहता है क्या नहीं है, ये है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन जेनेटिक्स का है। पहले इसका मतलब सुन लीजिए फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। (1908) में दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है हार्डी और दूसरे का नाम है वीनबर्ग। हार्डी फ्रॉम इंग्लैंड एंड वीनबर्ग फ्रॉम जर्मनी। इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, मैथमेटिकल थ्योरम दी। दे गेव द मैथमेटिकल थ्योरम या प्रिंसिपल, थ्योरम और प्रिंसिपल। दे गेव द हार्डी from England and Wiener from Germany in 1908 1908 में they gave the mathematical expression for a population which
which is non-evolving, यानी ऐसी पॉपुलेशन जो इवॉल्व नहीं कर रही है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, इट इज अगेंस्ट द इवोल्यूशन टू अकर, ये इवोल्यूशन के अगेंस्ट है, यानी इट ऑपरेट अगेंस्ट द इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन कब होगा, जब ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अपसेट होगा। यानी इवोल्यूशन कब होगा, जब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अपसेट होगा। यानी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, जब ये क्या होगा, अपसेट। यानी कहने का मतलब क्या, एक लक्ष्मण रेखा है हार्डी वीनबर्ग, अगर उसको पार कर गए, उसको पार करना होगा अगर पॉपुलेशन को इवॉल्व करना है, और अगर वो उसी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहे तो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं करेगी। तो पॉपुलेशन इवोल्यूशन, ये जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, ये फाउंडेशन है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इट इज द फाउंडेशन ऑफ, देखिए आप, it is the foundation of population genetics and modern evolutionary theory। मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी का मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन जब होगा जब ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिसरप्टेड होगा। दूसरी भाषा में मैं क्या कह सकता हूं, इट डिफाइन दी, यानी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम, इट डिफाइन दी genetic structure of non-evolving population। non-evolving population जेनेटिक स्ट्रक्चर को बताता है। दे ऑब्जर्व, यानी दे ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, दे ऑब्जर्व, नोट करिए आप, दे ऑब्जर्व that they observed that hereditary conservation of genes, क्योंकि आप ये वर्ड लिखे नहीं जाएंगे, बट इसलिए कहता हूं, hereditary conservation of genes is the characteristic of ए पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था हार्डी वीनबर्ग ने, कि जो हेरिडिटरी कंजर्वेशन ऑफ जीन्स, यानी जितने वहां के एलील या जीन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में कंजर्व रहेगी। कंजर्व रहेगी मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब चेंज नहीं आएगा मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। दूसरी भाषा में तो मैं क्या कह सकता हूं, तो वो पॉपुलेशन कैसी रहेगी, उसका जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी उसकी, सच पॉपुलेशन की जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट रहेगी तो ऐसी पॉपुलेशंस इवॉल्व नहीं होंगी, वो नए स्पीशीज इवॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, वो इवॉल्व नहीं होंगी। तो इवोल्यूशन कब होगा बेटा, जब होगा जब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपसेट। कब होगा, अपसेट। तो इवोल्यूशन कब होगा, जब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपसेट। तो ऐसी जो सच काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एट द जेनेटिक लेवल, एट द
जेनेटिक लेवल is known as genetic equilibrium. कहने का मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही है उस पॉपुलेशन के जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी उसमें कोई फ्लक्चुएट नहीं होगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल उस पर काम कर रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, उसमें जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वो जो स्टेबिलिटी है जेनेटिक लेवल पर, उसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा है। तो ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम अगर बरकरार रहेगा तो कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, तो ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिसरप्ट करना पड़ेगा इवोल्यूशन के लिए। ठीक बात आ गई समझ में आपको? अब मैं आपको बताऊं कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है या ये थ्योरम क्या है। पहले ये नोट करिए, वो थ्योरम क्या है मैं बताता हूं आपको। हार्डी वीनबर्ग का लॉ क्या है? ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का है, क्योंकि आप जानते हो जो इवोल्यूशन होता है वो पॉपुलेशन का होता है। इंडिविजुअल तो खाते हैं पीते हैं और रह जाते हैं और मर जाते हैं, इवॉल्व पॉपुलेशन होती है, यानी जीन पूल के अंदर इवोल्यूशन होता है, एक यूनिट होती है। तो अब मैं जो आप बताऊं हार्डी वीनबर्ग लॉ क्या है। देखिए आप यहां पर the relative frequencies of genes oblique alleles and genotype, the relative frequency of genes, alleles and genotype remains constant in a large randomly sexually reproducing populations with certain conditions, वो सर्टेन कंडीशन क्या है अगर आप चाहो तो पॉपुलेशंस, वो क्या सर्टेन कंडीशन, अगर इनको नहीं लिखना चाहते बात को, तो इफ म्यूटेशन कॉमा जीन फ्लो नेचुरल सिलेक्शन and genetic drift do not occur। यानी ये जितनी जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस थी, अगर ये उन पर काम नहीं कर रही है लार्ज पॉपुलेशन पर जो रैंडमली मेटिंग कर रही है, तो ऐसी पॉपुलेशन इवोल्यूशन में नहीं जाएगी, यानी उसका जो जीन फ्रीक्वेंसी है या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये है वो, इसको रिप्रेजेंट किया गया। वो जीन क्या होता है आपको बताया था, मेंडेलियन जेनेटिक्स को अप्लाई कर दिया है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आज के टाइम में मैकेनिज्म में। तो इसमें आप जानते हो एक जीन के दो अलील होते हैं, जैसे ए एंड ए, ये एक जीन के दो अलील हैं। एक्चुअली में अलील फ्रीक्वेंसी दिखाइए। जीनोटाइप कितने होते हैं मैंने आपको बताया, तीन प्रकार के जो है ए और ए। मैंने जीनोटाइप नहीं बताया था आपको, इंडिविजुअल जीनोटाइप इसको कहते हैं। इंडिविजुअल तीन प्रकार के जीनोटाइप होते हैं, ये है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और ये है ए और ए क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी है। और जीन कितने होते हैं, ए एंड ए दो प्रकार के। तो इनमें शफलिंग या रीशफलिंग आएगा, इनमें आएगा शफलिंग एंड रीशफलिंग। तो ऐसे जो जीन में चेंज आएंगे, तो ये इसमें बताई थी अपनी हाइपोथेटिकल इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या थी मैं अभी बताता हूं आपको, वो क्या थी मैं बता देता हूं अभी आपको। वो थी जीन के लिए थी इनकी इक्वेशन, जीन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या इक्वेशन थी, P प्लस में Q इज इक्वल टू 1। P क्या है, एक अलील जैसे A वाला हो गया अलील, Q क्या है दूसरे वाला, और कोई मतलब नहीं है। Q कौन सा, दूसरा अलील A इज इक्वल टू 1, यानी जीन का जो इक्विलिब्रियम है वो एक बरकरार रहेगा। या आप ये समझिए
ये तो है जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है? ये लो, इसी का स्क्वायर कर दो, p प्लस में q का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू बनाना चाहिए, यानी p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर प्लस में 2pq इज इक्वल टू 1। ये अलजेब्रिक सम है ना, तो p स्क्वायर क्या है, क्या है a a, दोनों हो गए a a, कैपिटल माना ना p कौन है, कैपिटल डोमिनेंट जीन। ये दूसरा कौन सा है, q क्या है, प्लस में स्मॉल a a, 2pq क्या है, 2 a a, ये है। तो ये जो 2pq है ये a है, जो मैंने बताया आपको ये जीरो टाइप है। एक जीरो टाइप ये हो सकता है, एक जीरो टाइप ये हो सकता है, 3 प्रकार के जीरो टाइप हो सकता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये हो गए। इन दोनों को जोड़ा जा सकता है किससे, फार्मूले से। तो ये कौन सी है, जीरो टाइप फ्रीक्वेंसी। तो ये कांस्टेंट रहती है, इनमें बदलाव नहीं आता, यानी इनमें बदलाव आना चाहिए। बदलाव कब आएगा, वो क्यों नहीं आता, वो ये कहता है ये बदलाव सेम रहेगा जब 5 इवोल्यूशनरी फोर्स में काम कर रही हो। कौन सी, देयर इज नो म्यूटेशन, नो जीन रिकॉम्बिनेशन, देयर इज नो जीन फ्लो, देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन। ऐसा हो सकता है कि हमेशा सिलेक्शन जो वेटिंग है वो कैसी हो, रैंडम ही हो। आप जानते हो हार्डी वीलबर्ग इस पर लार्ज पॉपुलेशन के लिए ऑपरेट करता है, स्मॉल के लिए नहीं, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ सकती है। नोट करिए, ये सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन पे काम करता है। और दूसरा, मेटिंग भी कैसी होनी चाहिए, रैंडम। अगर सिलेक्टिव मेटिंग हो गई, किसी के साथ सिलेक्ट कर दिया, फेवरेबल हो जाएगी वो तो तब भी ये काम नहीं करेगा। तो ये तो थ्योरेटिकली इक्वेशन बनाई थी हार्डी वीलबर्ग ने, ये बात बतानी थी कि भैया ये एक स्टैंडर्ड है, इसको डिपार्ट करोगे तो इवोल्यूशन होगा, अगर ये फॉलोड होगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो म्यूटेशनल फोर्सेस हैं, ये म्यूटेशन नंबर 1, नंबर 2 जीन रिकॉम्बिनेशन, नंबर 3 जीन फ्लो, नंबर 4 जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 5 नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये फोर्सेस काम करेंगी तो इवोल्यूशन होगा, यानी अगर म्यूटेशन होगी तो तुम्हें से पता है वेरिएशन आ जाएगी। जीन रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आती है, जीन फ्लो से भी आती है, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, जीन माइग्रेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है एकदम देसी, इसमें भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है बाई चांस इवेंट से। और ये नेचुरल सिलेक्शन तो आप जानते हो, जो जनरेशन अध्ययन कर रहा है। इसका मतलब ये जो इवोल्यूशनरी एजेंट्स हैं, इनका काम ही करना चाहिए। अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन कब होता है, जब ये हार्डी वीलबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, P प्लस Q का लेवल 1 नहीं आना चाहिए, यानी बदल जाना चाहिए जो होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल और देके चलता हूं, ये क्या होगा अभी बताता हूं आपको। अभी आपको दोनों के बारे में बताना क्या है, बहुत सिंपल। देखो बच्चों, एक पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स हैं, 1000 इंडिविजुअल्स, जिनमें 40 ऐसे हैं जिनके अंदर ए होमोजाइगस है, और 40 ऐसे हैं जिनमें ए होमोजाइगस है, ये वाला ए, और 20 ऐसे हैं जिनमें स्मॉल ए है। ठीक है, 100 इंडिविजुअल हो। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं। मैं जीन फ्रीक्वेंसी और एलील, जीन फ्रीक्वेंसी को एलील फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों बता रहा हूं आपको। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, 100, और नंबर ऑफ जीन कितने हैं, जोड़ लीजिए आप, ये सभी जोड़ते लाओ तो कितने हैं, ये 200। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं, 200, क्योंकि एक इंडिविजुअल में 2 होते हैं ना, या तो ए होगा, या उस इंडिविजुअल में ए होगा, या एक इंडिविजुअल में ए स्मॉल होगा, 2 होते हैं ना। तो कुल मिला के 100 इंडिविजुअल कितने हो गए, 200। क्लियर पॉइंट आपको। अच्छा, अब मुझे जीन फ्रीक्वेंसी एक की देखनी, एक कितना है, इनमें देखो 40 ए में कितना है, 40 और 40 80, प्लस ए वाले में कितने हैं, 40 ऐसे 40 ऐसे, तो प्लस में 40 कितने हो गए, 120। अब मुझे स्मॉल ए वाले की देखनी, कितने हैं स्मॉल ए वाले, कितने यहां से
इस 20 में 20 इसमें 40 में कितने हैं यहाँ वाले, अरे 40 में 40 ऐसे होंगे, 40 ऐसे होंगे। इस 20 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 में 2 आए तो कितने हो गए 40, यहाँ से कितने आए 40, तो ये कितने हो गए 80। अब मुझे एक ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है कुल में से, तो एक ही फ्रीक्वेंसी कैसे जाएगी, जो पार्टिकल लोकस में ये 120 एक ही फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल कितने 200, तो 120 अपॉन में 200 कितना आया 0.6। आगे जा गया। अब मुझे एक ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक ही फ्रीक्वेंसी। अब मुझे स्मॉल ए वाले की फ्रीक्वेंसी निकालनी, दोनों को मिलकर जो जी इक्विलिब्रियम वन होगा, इक्विलिब्रियम जो जेनेटिक स्टेबिलिटी हो रही है इसको बता रहा हूं, इसमें कितना 80 बॉन्ड टोटल कितने 200, ये कितने आ गए 0.4, और तो 0.6 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 1। आ गया वो, आगे रह गया दोनों की, तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मान लो मालूम पड़ा कि ये अगली वाली जनरेशन में जो पॉइंट जो ए वाला ये कम हो गया, तो अगर वो में रैंडम वेटिंग रहेगी तो यही जो जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी है वो बिल्कुल यूं बरकरार रहेगी अगर रैंडम हो, और लार्ज क्या हो पॉपुलेशन तब और रैंडम वेटिंग। अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए एक बताता हूं आपको बहुत मजेदार, अभी आता हूं। देखिए कुल एग्रीगेट में जैसे एक है 36% जो इंडिविजुअल है वो है ए, और 24% है ए नहीं 16% है स्मॉल ए, और 48% है ए। अरे ए दो थोड़ी स्मॉल ए ये ए और ए, तो ए क्या होता है, ये क्या है ए पी स्क्वायर, जीनोटाइप में तो ये आता है ना पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, पी प्लस में क्यू इज इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा जब पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq इज इक्वल टू 1, ये भी बनाना चाहिए जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में। तो ए कितने हैं, ये पी हो गए, ए का मतलब पी स्क्वायर, इन ए का मतलब क्यू स्क्वायर, और ए का मतलब क्या होगा 2pq, हो गया नहीं हो गया। आप ये मानिए अगर कोई फ्रीक्वेंसी 10 में से कितनी थी 36% का मतलब क्या हो गया, 36% का क्या मतलब हो गया 36% का पी स्क्वायर का मतलब 36 का स्क्वायर, अगर घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, क्यू का घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, नहीं पी स्क्वायर का मतलब 36% का, अभी बताता हूं, अभी देखिए 36 में जो इससे गैमेट बनाएंगे, इससे कितने गैमेट बनाएंगे 36, तो गैमेट बन जाएंगे एक किस्म के। इससे गैमेट बनाऊं 16 से, इससे बनेंगे 16 एक, इससे बनाऊं तो आधे बनेंगे 24 बनेंगे एक काइंड के, कितने बनेंगे 24, और इससे स्मॉल वाले कितने बनेंगे 24 गैमेट्स, ये मैंने बनाया गैमेट्स। अगर डबल करना हो तो मैंने 100 इंडिविजुअल उसमें लिया है, 100 इंडिविजुअल गैमेट मुझे 100 बनाना है, तो इससे कितने बनाऊंगा 36 से 36 बनाऊंगा, इस 16 से 16 बनाऊंगा, अब इन 48 से कितने बनाऊंगा, आधे इस काइंड के बनाऊंगा और आधे इस काइंड के बनाऊंगा, तो आपने दिया 48 में आधे इस काइंड के हो गए। अब एक किस्म के कितने बनेंगे, ए का जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए को जोड़ो, ए में ये ए और ए को जोड़ो, तो ए कितने 36 प्लस में 24, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 8, आगे 36 है ना, ये जोड़ना है, एवरेज सही आ रहा है, 36 16 कितने होते हैं 12 8 4 5 6 7 8 9 10, ठीक आ रहा है। तो 36 में कितने आ रहे हैं, 36 में ये आ रहे हैं 36, ठीक है 36 गैमेट तो ये आ गए, इसमें 24 ये हैं, तो 6 और 4 कितने हो गए 10 3 2 5 1 6 हो गए ना, 60 हुआ ना, 8 5 हुआ यार, एग्रीगेट में गलती हो गई। अब यहाँ स्मॉल ए वाले देखो, स्मॉल ए वाले कितने बनेंगे, स्मॉल ए वाले देखो यहाँ 24 है, ये 24 और यहाँ 16 है, तो 16 प्लस में 24 कितने हुए 16
16 प्लस में 24 कितने आ गए? 40। तो आगे नहीं आगे परसेंट फिनोटाइप में, यानी फिनोटाइप वही 60 आ गए और यहाँ पर 40 आ गए। आगे नहीं आगे 60 ए वाले आ गए और 40 स्मॉल ए वाले। और जब हमने इनकी क्या देखी 100 में, क्या देखी जब हमने 100 में, तो जब कभी जीनोटाइप, जब जीन फ्रीक्वेंसी ए 100 में से कितनी थी, फ्रीक्वेंसी कितनी, ए एलिन की फ्रीक्वेंसी 60 और बी एलिन की फ्रीक्वेंसी ए इतनी थी, तो 100 इंडिविजुअल की जीनोटाइप कितनी थी, जीनोटाइप उसी की जीनोटाइप ए के जीनोटाइप 36 थी और इसकी फिनोटाइप स्मॉल ए वाले कितनी थी, 16 थी और हेटेरोजाइगस कितने थे, वो 48 थे। हेटेरोजाइगस 48। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 0.6 प्लस में 0.4 जीनोटाइप है किसी का पी एंड क्यू का, तो मुझे ये बताइए कि जो 1 कितने में से 10,000 में से कितने होंगे। तो ये आपने देख लिया 100 में से कितने आ रहे थे, ये 100 में से 36, 100 में से 36 आ रहे थे, है ना। 100 में से भी आपने कितने निकाल लिए, ये 100 में से 36 निकाले है ना, तो 10,000 में कितने आ जाएंगे और 2 जीरो लगा दो आगे को, तो 36 हो जाएंगे। आप देखिए मैंने जो आपसे एक बार पढ़ाते टाइम क्वेश्चन पूछा था, बाद बताऊंगा, ये बात अब पुरानी वीडियो पढ़ोगे वहां देखोगे। अच्छा, मैंने पूछा था इसकी फिनोटाइप कितनी होगी, यानी स्मॉल ए वालों की, तो कितनी आ रही है इसमें 16 है ना, तो 16 है, वो 100 में से 16 है, तो 10,000 में कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। अरे भैया वो 100 में से इतने आ रहे हैं ना, ये 16 आ रहे हैं, स्मॉल ए वाले 100 में से 16 आ रहे हैं और ये 100 में से कितने आ रहे हैं, ये 36 आ रहे हैं और ये इतने आ रहे हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी 0.4 एंड 0.6 थी, मैं उसी को लेके किया है सवाल को। तो मैंने पूछा था किसकी कितनी फिनोटाइप आएगी, तो मैं बता रहा हूं ए की फिनोटाइप कितनी आएगी, 100 में आ रही है 36, तो 10,000 में कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और लगा दो आगे। इसकी कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और लगा दो, और इसकी कितनी हो जाएगी 4800 में 2 जीरो और लगा दो। हो गया नहीं हो गया, तो ये होगा वो आंसर कि 10,000 में कितने आ गए फिनोटाइप। तो ये दोनों को जोड़ के बनाई इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम ये जेनेटिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब लार्ज रैंडम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के अंदर कोई सिलेक्शन प्रेशन काम न कर रहा हो, ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा हो, ना कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट काम कर रहा हो, तो उस समय पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं करती। पॉपुलेशन कब इवॉल्व करती है, जब ये कंडीशन फॉलो ना हो। और आप जानते हो थ्योरेटिकली ऐसा नहीं होता, और ना ही उसमें से कोई जीन उस पॉपुलेशन में निकल के जाए और ना ही उसमें कोई ऐड किया जाए, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल के अंदर क्या होता है, कुछ जीन कुछ लोग आते भी हैं जाते भी हैं, और सिलेक्शन हमेशा मेटिंग हमेशा सिलेक्टिव होती है। आप जानते हो रैंडम नहीं होती, किसी के साथ भी हो गई। तो इसलिए ये तो एक थ्योरेटिकल इक्वेशन, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन अज्यूम की गई थी हार्डी-वीनबर्ग ने, उसने एक थ्योरम दी। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का क्या है, फाउंडेशन है, और मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी के लिए है। ये इस बात को बताती है कि भैया हेड स्टार्ट है, जब इसको ये इवोल्यूशन की हेड स्टार्ट है, यानी इससे आगे बढ़ोगे तो इवोल्यूशन होगा। यानी एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है हार्डी-वीनबर्ग की, अगर इस लक्ष्मण रेखा को निकल के जाओगे तो इवोल्यूशन होगा, और इसी लक्ष्मण रेखा में रहोगे तो क्या है, हार्डी-वीनबर्ग होगा, तो जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन के खिलाफ है, खिलाफ। दूसरी भाषा में कहूं तो इवोल्यूशन जब होगा जब ये हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल डिसरप्ट होगा, या ये थ्योरम डिसरप्ट होगी। ये जो जेनेटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी हार्डी-वीनबर्ग ने, उसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं एट द जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, इसी के साथ में मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब बेटा सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन बचा है, जो कि मैं 2 लेक्चर या 1.5 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।